हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 39 होगा और कोस्ट अकाउंटिंग की हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि कोस्ट अकाउंटिंग का मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया था कि इसके 2 से 4-5 पार्ट इसके हो सकते हैं। कंटेंट थोड़ा बड़ा है, ये कंटेंट काफी इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन कवर करने के लिए हमें 4 से 5 डे लग सकते थे, ये मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक बस थोड़ा आपको थंब इम्प्रेशन करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिए, यदि कारखाना ऊपरी व्यय 70,000 हो जिसका 70% बिक्री के साथ परिवर्तित होता हो, तो इसमें स्थिर भाग की राशि कितनी होगी? देखिए, बात यहां कर रहे हैं हम, मान लेते हैं 100%, मान लेते हैं 100% को। तो 100% में दो तरह के भाग हैं। एक भाग ऐसा जो परिवर्तित होता है, वो है आपका 70% बिक्री के साथ परिवर्तित होता है, मतलब 70% तो ऐसा है जो परिवर्तित होता है, लेकिन 30% ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, 100% कितना है? अगर 100% में कितना दिया हुआ है रुपए में, देखें इसको, तो ये दिया हुआ है आपको ऊपरी व्यय, ये दिया हुआ है आपको 70,000। तो 70,000 का 70% तो चेंज होता है, लेकिन 30% चेंज नहीं होता है। और आपसे यही पूछ रहे हैं कि बताइए कितना चेंज नहीं होता है। तो 70,000 का आप क्या करेंगे? 70,000 का आप कैलकुलेट कर देंगे, कितना? 30%। कितना कर देंगे आप? 30% आप यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। तो आप इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 7 3 जा 21। इट मीन्स आपके जो 21,000 ऐसा ऊपरी व्यय है जो कि आपका स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, 21,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय जो होते हैं, ये किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं? क्या ये विक्रय लागत पर प्रतिशत के हिसाब से अवशोषित किए जाते हैं, या कारखाना लागत पर प्रतिशत के रूप में अवशोषित किए जाते हैं, या दर प्रति इकाई अवशोषित किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन सी, रेट पर यूनिट, दर प्रति इकाई ये अवशोषित किए जाते हैं। क्या? विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय, जो आपके सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको आप आ, कैसे एब्जॉर्ब करोगे इनको? आप इनको इकाई, दर प्रति इकाई के आधार पर अवशोषित करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मितव्ययी आदेश मात्रा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, तो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस इज यूज्ड। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? तो विश्लेषण का प्रयोग अनुपात विश्लेषण के लिए किया जाता है, बजट नियंत्रण के लिए किया जाता है, स्कंद नियंत्रण के लिए किया जाता है, विक्रय बजटिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए, मितव्ययी आदेश मात्रा विश्लेषण का प्रयोग जो किया जाता है, ये किया जाता है आपका स्कंद, स्टॉक कंट्रोल के लिए। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूल लागत 50,000 है तथा कारखाना लागत 70,000 है एवं कार्यालय व्यय कारखाना ऊपरी व्यय का 50% हो, तो उत्पादन लागत होगी। तो उत्पादन की लागत कितनी होगी आपको ये बताना है। देखो, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हम अकाउंट्स वाले हैं ही नहीं। सिंपल अगर ये क्वेश्चन होता तो 8th क्लास का बच्चा भी क्या करता, वो देखता कि जब तक कारखाने में आने से पहले, जब तक वो तैयार हो रहा था, तो 50,000 रुपए की, भाई मान लेते हैं कोई चीज यहाँ पर 50,000 रुपए की, तो अब 50,000 रुपए उस पर खर्च हो गए किसी चीज को बनाने में, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई। फिर पहुंची वो कारखाने में। अब कारखाने में यहाँ पूछ रहे हैं कि अब तक इस पर कितना खर्चा होगा, वो कह रहे हैं 70,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? कारखाने में आने से पहले कितना खर्चा हुआ था? 50,000। कारखाने में आने पर कितना हो गया?
20,000 70,000। तो इसका मतलब कारखाने के जो खर्चे हुए हैं, जो कारखाना ऊपरी व्यय हुए हैं, वो कारखाना ऊपरी व्यय कितने हैं भाई? 50 से कितने हो गए? 70। इसका मतलब जो कारखाना ऊपरी व्यय है, क्या कारखाना कारखाना ऊपरी व्यय, जो कारखाना ऊपरी व्यय है, वो आपके कितने हुए? वो हुए आपके 70,000। भाई 70,000 तो कारखाने की लागत हुई। कारखाने से पहले कितनी लागत थी? 50,000। ऐसे कर लेते हैं। तो कितने आ गए इसमें कारखाना ऊपरी व्यय? 20,000 हो गए कारखाना ऊपरी व्यय। ठीक है। अब आ जाइए कार्यालय, ऑफिस एक्सपेंडिचर, कार्यालय व्यय। तो कार्यालय व्यय कितने होंगे? अब कार्यालय व्यय देख लेते हैं। कार्यालय व्यय। अब कार्यालय व्यय के लिए क्या कह रहा है वो? कार्यालय व्यय के लिए वो कह रहा है कि जो कार्यालय व्यय है वो कारखाना ऊपरी व्यय के 50% है, मतलब आधे। कारखाना ऊपरी व्यय के 50%, मतलब कारखाना ऊपरी व्यय कितना? 20,000। तो 20,000 का 50%, 20,000 का 50% कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 क्या है? 10,000 है आपके कार्यालय ऊपरी व्यय। अब आप देखिए, देखिए यहाँ कारखाने तक कितने की हो गई? ये बन गई 70,000 की बन गई। लेकिन अभी इसमें और भी कार्यालय ऊपरी भी आने हैं। तो जो चीज आप बना रहे थे, यहाँ तक 50,000 खर्च हो गए उस चीज को बनाने में। फिर उस चीज को आप यहाँ लाए, फिर उस पर यहाँ पर कितने खर्च हो गए? 70,000 तक हो गया उस पर खर्चा। लेकिन इसके बाद भी अभी और खर्चा ऐड होना, वो क्या होना है? कार्यालय व्यय, कार्यालय व्यय होना है। तो कार्यालय व्यय कितना है? कार्यालय व्यय अभी आपका 10,000 आया है। तो टोटल कितना पैसा लगेगा? 70 और 10 80। तो 80,000 रुपए इस पर, इसकी जो कुल लागत आएगी, मतलब जो इसकी उत्पादन लागत आएगी, टोटल जो उत्पादन होगा इसका, उत्पादन लागत आपकी 80,000 आएगी। कैसे? दोबारा सुन लो। 70,000 कारखाने तक हो गए, कारखाने के बाद भी 10,000 है। 10,000 कहाँ से आए? कारखाना ऊपरी लागत के 50%। कारखाना ऊपरी लागत कितनी है? 20,000। तो 20,000 का आधा 10,000। तो अगर आप कुल लागत देखेंगे तो वो 70 प्लस 80, 70 प्लस 10 हो गया आपके 80। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, मिस्टर राम है, उनको 4,000 इकाइयां क्रय करनी है। इनका वार्षिक उपभोग 4,000 इकाइयां है, इसलिए क्रय करनी है। आदेश लागत जो है इनकी 80 रुपए है, और रख रखाव की लागत इनकी 4 रुपए है। कितनी है? 4 रुपए। ठीक है। आर्थिक आदेश मात्रा क्या होगी? तो देखिए इसका मैंने पीछे भी आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो। आर्थिक, इसका फॉर्मूला आप दोबारा लिख सकते हैं। आर्थिक आदेश मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा का फॉर्मूला है आपका अंडरूड, अंडरूड आपका 2 इंटू वार्षिक उपभोग, 2 इंटू वार्षिक, वार्षिक उपभोग के वर्ष में इनका कितना उपभोग है, जो कि इनका दे रखा था 4,000। तो वार्षिक उपभोग लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे आदेश लागत की, आदेश लागत की, आदेश लागत, और उसको डिवाइड करेंगे रख रखाव लागत। क्या लिखेंगे यहाँ? रख रखाव लागत। वो भी कैसी होनी चाहिए? रखाव लागत प्रति इकाई प्रति वर्ष। तो रख रखाव लागत कितनी दी हुई है इनकी? 4 रुपए। ठीक है। तो यहां पर इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू को 2। पहले अंडरूट बनाएंगे, अंडरूट 2 इंटू वार्षिक उपभोग कितना है आपका? ये दिया हुआ कि इनका वार्षिक उपभोग कितना है? 4,000। तो लिख देते हैं 2 इंटू 4,000 इंटू आदेश लागत। तो आदेश लागत कितनी है इनकी? आदेश लागत है 80 रुपए। 80 की गुणा कर लेते हैं, और अपॉन रख रखाव लागत। रख रखाव लागत दी हुई है आपकी 4 रुपए। ठीक है। 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 4 एकम 4, 1,000 आया। तो टोटल कितना जाएगा? 16।
और 8 दूनी 16 और बाकी 4 जीरो, तो 16 और 4 जीरो, ठीक है, और रूट भी है, ठीक है, ये आ गया। अब जब आप इसका अंडर फाइंड करेंगे तो 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4, ये 4 जीरो है, दो बाहर आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 400, इसका मतलब 400 इकाइयां, क्या है 400 इकाई, आर्थिक आदेश मात्रा 400 इकाई है। अब आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसे मत भूलना कि 2 गुना वार्षिक उपभोग और गुना आपकी आदेश लागत और नीचे रख रखाव लागत, ठीक है। तो 400 इकाई कौन सा ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एजेंसी अनुबंध में प्रिंसिपल द्वारा आमतौर पर प्राप्त नहीं किया जाता है। प्रिंसिपल मतलब जो अध्यक्ष होता है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है अध्यक्ष की, इसको अध्यक्ष लिख देते हैं, प्रिंसिपल मतलब अध्यक्ष। अब रीड कीजिए, तो एजेंसी कह रहे हैं कौन सा एजेंसी अनुबंध में अध्यक्ष द्वारा आमतौर पर प्राप्त नहीं किया जाता, तो वो क्या प्राप्त नहीं करता, एजेंसी रद्द करने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष को, या एजेंसी के लिए असामान्य शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं प्राप्त किया जा सकता, या एजेंसी को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं प्राप्त किया जा सकता, या एजेंट से सीक्रेट वसूलने का अधिकार। तो सही होगा आपका बी, जो एजेंसी के लिए असामान्य शुल्क वसूल करने का अधिकार जो अध्यक्ष है वो आमतौर पर प्राप्त नहीं कर सकता या नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठेका लागत प्रयोग की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो कहाँ यूज की जाती है, जहाज निर्माण में, वायुयान उद्योग में, स्वचालित वाहन उद्योग में, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट जहाज निर्माण में, इन शिपिंग बिल्डिंग। तो जो आपकी ठेका लागत है और कहाँ कहाँ यूज की जाती है वो भी देख लीजिए, देखिए ऑटोमोबाइल्स हो, वर्कशॉप हो, या आपका ठेकेदार का भवनों ठेकेदार हो, या भवन का निर्माण करते हो, इंजीनियर हो, वो इसका प्रयोग करते हैं ठेका लागत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब लेखांकन वर्ष के अंत में ठेका पूर्ण नहीं होता, ठेका जो था वो पूरा नहीं हुआ है, अभी ठेका अधूरा है, तो अपूर्ण ठेके पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। अपूर्ण ठेके पर लाभ को, यहाँ पूर्ण वाले की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे अपूर्ण जो अधूरा है काम, उस पर जो लाभ होगा उसको कहां पर हस्तांतरित किया जाएगा, तो वो किया जाता है आपका इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकुमुलेटेड अकाउंट में, लाभ हानि खाता एवं संचय खाते में ट्रांसफर कर देते हैं अपूर्ण ठेके पर जो लाभ है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्य लाभ की निम्न में से राशि क्रेडिट की जाएगी, तो कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी, अनुमानित लाभ का 50% या अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, या जितना अनुमानित लाभ की रकम है उतनी, या 2/3 ऑफ द प्रॉफिट अर्न मल्टीपल बाय द कैश रेशियो, या जो आप 2/3 नगद अनुपात के द्वारा द्वारा अर्जित लाभ, या आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर सी, नगद अनुपात के नगद अनुपात के गुणा द्वारा अर्जित लाभ का 2/3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लागत योग ठेका उपयोगी है, कहाँ के लिए, कहाँ पर ये उपयोगी है लागत योग ठेका, ठेकेदार के लिए, ठेकादाता के लिए, या दोनों के लिए, तो सही आंसर होगा आपका सी, दोनों के लिए, ठेकेदार के लिए भी और ठेकादाता दोनों के लिए लागत योग ठेका इंपॉर्टेंट होती है। कोस्ट प्लस, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कोस्ट प्लस, इस तरह से भी इसको लिख देते हैं, या यूं भी कह देते हैं इसको लागत प्लस। तो जो लागत प्लस है वो किसके लिए उपयोगी होती है, वो होती है ठेकेदार और ठेकादाता दोनों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपूर्ण ठेके पर हानि को अंतरित किया जाता है, अब तक तो लाभ की बात हो रही थी, अब हानि, तो हानि को कहां पर अंतरित करेंगे,
लाभ हानि खाते में अंतरित करेंगे, क्रिया मापन कार्य को करेंगे, या अंशतः इन दोनों को ही करेंगे, प्रमाणित कार्य को करेंगे। तो देखिए, लाभ हो तो अगर हानि होती है, अगर आपकी हानि होती है तो हानि को कहाँ दिखाएंगे? लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाता दिखाता है हानि को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठेका में सोपान धारा निम्नलिखित में से किस संभावित परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? तो मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस के प्रति, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या प्रॉफिट परसेंटेज, या नॉन ऑफ दीज। तो आंसर होगा आपका ए। तो सामग्री, श्रम एवं अन्य व्ययों के मूल्य के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। विरुद्ध कौन? आपकी ठेके में परिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है सोपान धारा। सोपान धारा जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है इनके विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ठेके का 50% भाग पूर्ण हो गया है तो सामान्य लाभ का निम्नलिखित में से क्रेडिट किया जाएगा। तो अभी तो पीछे बताया था, तो आप 2/3। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका 2/3 क्या होगा। तो 2/3 कैसे लिख के दिया इन्होंने? 3/2, 2/3 ये रहा, यहाँ पर आ रहा 2/3 कैश रिसीव्ड। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जित लाभ का 2/3 गुणा रोकड़ प्राप्त बट्टे ठेका मूल्य। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है, जो निविदा मूल्य होता है वो अभिव्यक्त करता है। तो किसको अभिव्यक्त करता है निविदा मूल्य? निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है आपका कुल उत्पादन लागत को, विक्रय लागत को, अनुमानित विक्रय मूल्य को, या गति अवधि की लागत पत्र को। तो सही आंसर होगा आपका अनुमानित विक्रय को। एस्टिमेटिंग जो सेलिंग प्राइस है उसको बताता आपका निविदा मूल्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग लगने के कारण सामग्री की जो क्षति हुई है, नुकसान हो गया, उसको क्या माना जाएगा? ओवरहेड एक्सपेंसेस कहोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहोगे, जनरल एक्सपेंसेस कहोगे, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। इसको कहेंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय हुआ है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रतिक्रिया में वास्तविक उत्पादन सामान्य से कम हो जाता है, वास्तविक उत्पादन जो एक्चुअल एक्चुअल जो आपका प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है किससे? सामान्य सामान्य से मतलब जर्नल से, जनरल प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्शन से कम हो जाता है, तो दोनों के मध्य के अंतर को, तो इन दोनों का जो अंतर है उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल लॉस कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, नॉर्मल गेन, या एबनॉर्मल गेन। तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अंकेक्षण के समय प्रबंध अंकेक्षण के सम्मुख यह दलील पेश करता है कि मशीन का जो रख रखाव है बहुत ही अच्छे प्रकार से हुआ है, इसीलिए मशीन पर हिरास काटने की आवश्यकता नहीं है। तो अंकेक्षण उक्त दलील को क्या करेगा? स्वीकार कर लेगा, उपेक्षित करेगा, इग्नोर कर देगा, या रिजेक्ट कर देगा, अस्वीकार कर देगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका इग्नोर इट। वो इग्नोर कर देगा और खुद देखेगा कि क्या ये बात सही है, मशीन का रखरखाव कैसे किया गया है, मशीन को डेप्रिसिएशन लगाया गया तो कैसे नहीं लगाया है, तो क्यों वो खुद जांच करेगा। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिक सहभागिता का अर्थ क्या होता है? श्रमिकों का निम्न में भाग लेना का अधिकार। किस में भाग लेना? वार्षिक साधारण सभा में, निर्णय में, डिसीजन मेकिंग में, या अंशधारिता में, या लाभ भागिता में। तो सही आंसर होगा आपका डी, प्रॉफिट शेयरिंग। अगर प्रॉफिट में जो आपके श्रमिक हैं, लेबर हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं श्रमिक सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेचे गए माल की लागत की गणना इस प्रकार की जाती है। तो उसकी गणना, जो माल आपने बेचा है उसकी गणना कैसे करेंगे? उत्पादन लागत प्लस तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक माइनस तैयार माल का अंतिम स्टॉक, या मूल लागत प्लस फैक्ट्री उपरिव्यय प्लस आरंभिक में प्रारंगित कार्य माइनस अंत में
प्रंगित कार्य मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, या आपका कच्चे माल का प्रारंभिक शेष प्लस कच्चे माल की खरीद और माइनस कच्चे माल का अंतिम शेष, या उत्पादन लागत प्लस शासकीय व्यय प्लस प्रशासकीय व्यय प्लस अंतिम प्रगर्षित मतलब वर्क इन प्रोग्रेस और प्रारंभिक स्टॉक। तो सही आप आंसर, आपका जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो होगा ए। देखिए, उत्पादन लागत प्लस तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक, इनको तो जोड़ दो। इसको कह रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो और माइनस कर दीजिए जो आपका तैयार माल का अंतिम स्टॉक है, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दो। तो ये आ जाती है आपकी माल की लागत की गणना, इस तरह से की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामग्री नियंत्रण की एबीसी सिस्टम में ए मद सामग्री की निम्नलिखित में से मद सम्मिलित होती है। तो ए जो है, देखिए, जो ए बी सी होती है, तो ये तीन तरह की सामग्री बताती है, तीन तरह की इन्वेंट्री को बताती है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। तो ए टाइप को पूछ रहे हैं कि ए टाइप का जो इन्वेंट्री होती है, सामग्री होती है, स्टॉक होती है, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो अधिक मूल्य वाली और कम होती है, कि है तो बहुत महंगी लेकिन थोड़ी सी है बिजनेस में, वह होती है ए, या बी कैटेगरी में, या ए कैटेगरी की बात करें, बी की नहीं। तो ए कैटेगरी में ज्यादा महंगी, अधिक मूल्य वाली कम चीज होती है, अधिक मूल्य वाली अधिक चीज होती है, कम मूल्य वाली अधिक मदें होती हैं, बहुत उच्च गुणवत्ता वाली मदें होती हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। स्मॉल नंबर ऑफ द आइटम विच आर लार्जेज रुपीज इन्वेस्टमेंट, मतलब अधिक मूल्य वाली होगी तो बहुत महंगी लेकिन बहुत कम चीज होगी, तो वो ए कैटेगरी में रखते हैं। अगर इसकी यहाँ सभी कैटेगरी की बात, तो सभी में मतलब ए की, बी की बात करें तो बी में क्या होती है, बी में होती है जो ए से कम लागत है, जो ए से कम महंगी है, वो बी में आती है। ठीक है, और जो सबसे सस्ती है वो आती है आपकी, सबसे सस्ती भी होगी और मात्रा में ज्यादा होगी, वो ग्रुप किस में आएगी, वो आपकी ग्रुप सी में आ जाएगी। सी ग्रुप में वह सामग्री होती है जो मात्रा में तो सबसे अधिक होगी लेकिन मूल्य में सबसे कम होगी, होगी तो बहुत सस्ती लेकिन ज्यादा होगी। अगर मैं इसको फिगर से दिखाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ए बी सी तीन तरह की सामग्री है। देखो, ये तो है ए सामग्री, ये है ए सामग्री, और ये है बी सामग्री, और ये है आपकी सी सामग्री। अब आप देखो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सी, सबसे कम कौन सी होती है, ए। ठीक है, और बी कौन सी सामग्री होती है, बी कौन सी स्टॉक होता है, जो ए से ज्यादा होता है लेकिन सी से कम होता है। अब इनके रेट की बात करें तो ए सामग्री जो होती है वो सबसे महंगी होती है, ज्यादा रुपए होते हैं इसमें, ज्यादा रुपए की होती है ये। ठीक है, और जो बी है, बी में इससे थोड़े कम रुपए की होती है, ये कम रुपए की होती है, लेकिन जो सी है ये उससे भी कम रुपए की सबसे सस्ती होती है। तो ये ए बी सी इस तरह से सामग्री को रखा जाता है, तीन जगह रखा जाता है। अब आपकी सामग्री नियंत्रण में एबीसी प्रणाली भी लगती है, ए बी सी, और आपकी लीफो फीफो भी लगती है, और हीफो, ये सभी आपकी यही प्रणाली लगती हैं। लीफो, फीफो, हीफो और आपकी एबीसी, ये सभी क्या है, ये आपकी इन्वेंट्री की एनालिसिस करने की, वैल्यूएशन करने की, आपकी उसको नियंत्रित करने की प्रणाली है। तो ऑप्शन ए सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी विश्लेषण की लोकप्रियता प्रविधि है रहतिया के नियंत्रण करने की, अभी तो मैंने बता दी, काइवर परीक्षण की, या एक क्रियन की, मोनोपोली की, तो या एफ परीक्षण की। तो अभी आपको बताया था इन्वेंट्री कंट्रोल करने की, रहतियों का नियंत्रण करने की ये मेथड है। कह रहे हैं लीफो विधि, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आई है लेकिन पहले जाएगी। तो ये जो मेथड है इसका प्रयोग तब उपयुक्त होता है जब कीमतें गिर रही हो, कीमतें बढ़ रही हो, कीमतें स्थिर हो, या उपयुक्त में से कोई भी परिस्थिति में नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, जब कीमतें बढ़ रही हो, जब कीमतें बढ़ती जा रही हो, ऐसे समय में आप यूज करते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आई है पहले उसी को निकाल दो। ठीक है, तो ये आपकी कब होगी, जब वस्तु महंगाई बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज नॉन,
तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए नगद जो कैश होता है इसमें तो दो रेशो आते हैं आपके, कैश और क्विक रेशो। ये इन्वेंट्री की बात हो रही है। लागत कॉस्ट रेशो जो होता है ये आपका टर्नओवर रेशो होता है। स्टॉक वेलोसिटी स्टॉक गति जो होती है तो स्टॉक को क्या कहते हैं? इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यही सही होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज एवरेज इन्वेंट्री। ये आपको याद रखना, एवरेज इन्वेंट्री, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक आदेश की मात्रा की संगणना की जाती है, तो कैसे की जाती है? देखिए रूट आपको याद था, इसमें आपने रूट भी लिखा था ना, तो ये वही रूट वाली बात फिर से आ गई है आपकी। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देख लीजिए रूट कहाँ आ रहा है। देखिए रूट ये रहा, तो रूट मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था 2 इंटू आदेश मात्रा इंटू उपभोग इकाई और अपॉन रख रखाव लागत। तो अब उसको क्या बता रहे हैं ये इसको रूट में बता रहे हैं 2DC अपॉन CI। ठीक है, तो ये अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको याद रखना डी क्या है? डी है एनुअल डिमांड। डी क्या है? डी है आपकी एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड डी है यहाँ पर। और यहाँ पर सी मतलब एस जो है, यहाँ एस आपका दिया हुआ है C0। और ये क्या है? कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या है ये? कॉस्ट पर ऑर्डर। ये कॉस्ट पर ऑर्डर है आपकी। और जी, जी की बात करें तो जी मतलब एच, ये क्या होती है आपकी? कैरिंग कॉस्ट। ये आपकी कैरिंग कॉस्ट मतलब रख रखाव लागत। ठीक है, इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आरंभिक रहतिया 50,000 हो, अंतिम रहतिया 60,000 हो और बेचे गए माल की लागत 2,20,000 हो, तो रहतिया आवर्ती अनुपात क्या होगा? रहतिया आवर्ती अनुपात मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो मैंने तो अभी तो फॉर्मूला बताया था स्टॉक टर्नओवर रेशो। देखिए माल की लागत भी हुई है, दी हुई है 2,00,000। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब बेचे गए माल की लागत, और अपॉन होता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है 2,20,000, लिख लेते हैं 2,20,000 अपॉन, कह रहे हैं कि आरंभिक रहती है 50,000 और अंतिम रहती है 60,000। तो इनका एवरेज हमें क्या लेना है? ना हमें प्रारंभिक लेना, ना हमें प्रारंभिक लेना, ना हमें अंतिम लेना, हमें लेना है इनका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2,20,000। और जब इन्हें जोड़ेंगे 1,10,000 का आधा करेंगे तो 55, तो ये आ जाएगा आपका 55,000। ठीक है, 55,000। आप डिवाइड कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और 55 चार पंजे भी चार बजे, तो ये हो जाएगा 4 जा 4 पंजे भी 4 बजे 4 जा हो जाएगा मतलब 4 टाइम। क्या आ गया आंसर आपका? 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो गया आपका? 4 टाइम्स। ठीक है, इन्वेंट्री रेशियो को और क्या बोलते हैं? टर्न टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटीज रेशियो भी इसको बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, टर्नओवर रेशो को एक्टिविटीज रेशो भी कहते हैं। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।